नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बारिश का कहर, जलभराव शहर शहर। उत्तराखंड में मानसून मौसम का समय है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के बादल छाए हुए हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में भी मानसून में अलग ही छटा देखने को मिलती है। चारों ओर बादल से ढके पहाड़, बरसात की बूंदें, हरे भरे पेड़ देखने योग्य होते हैं। मानसून का मौसम कहीं न कहीं आम जनमानस को गर्मी की तपश से राहत तो देता है, लेकिन कभी कभार ये मानसून कुछ न कुछ ठेस भी पहुंचा जाता है। उत्तराखंड प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय राज्य भी है, मानसून के समय जितने खूबसूरत यहाँ के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उससे अधिक चुनौतियां यहाँ के जनजीवन को देखनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून परेशानी का कारण भी बन जाता है। कभी आकाशीय बिजली का गिरना, कभी बादल फटना, कभी तेज पानी से जलभराव, तो कभी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों से संघर्ष भी करना पड़ता है। इस समय गंगा की सभी सहायक नदियां भी खतरे के निशान को पार करती दिखाई देती हैं। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी जलभराव, नदी नालों का उफान पर होना, सड़कों के गड्ढों के कारण लगने वाला जाम दिक्कतें उत्पन्न करता है। देश में पिछले 24 घंटों से भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आगे भी मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। आम नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए आदेश भी दिया गया है। प्रशासन के द्वारा जिलों के स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों से प्रदेश स्थिति का जायजा भी लिया है। वहीं भारी बारिश के चलते नदी नालों के भराव, गड्ढों व जल भराव से विपक्ष को भी सरकार पर तंज कसने के लिए एक मौका मिल गया है। विपक्षी दलों ने नगर निगम व ट्रिपल इंजन की सरकार पर हल्ला भी बोला है और साथ ही मानसून की तैयारियों को लेकर जवाब भी मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मानसून के चलते क्या तैयारियां प्रदेश सरकार की होंगी और किस प्रकार से विपक्ष को उनके सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। चर्चा आज इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। फिर एक बार मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गंगा सहित प्रदेश की सभी सहायक नदियां उफान में हैं, जो खतरे के निशान को छूती नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल के पास बह रही है। भीमगोड़ा बैराज पर 293 मीटर पर चेतावनी का स्तर है, जबकि 12 बजे गंगा का जल स्तर 292.9 रिकॉर्ड किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो शाम तक गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल को पार कर सकता है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी गंगा के जल स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं गंगा किनारे बसे इलाकों में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। दूसरी ओर नेशनल हाईवे सहित दर्जनों सड़कें बंद हैं। गांव से संपर्क टूट चुका है। वहीं प्रदेश के मुखिया ने इस बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए हैं। आगे भी स्थिति बारिश को लेकर प्रदेश में बिगड़ सकती है। इस वजह से सभी आपात सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट रहने की भी हिदायत दी गई है। सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहाँ पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए। रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे, ऐसे निर्देश सभी को दिए। मैं स्वयं इसको कर रहा हूँ। आज 4 अगस्त हो गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर
अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है। उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। ये अति वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा, जो हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा, जो नदी नाले के आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, जो निवासी हैं, उनको सचेत कर दिया गया। हमारे द्वारा बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और नदी नालों के आसपास ना जाएं। इसके अतिरिक्त जैसे कि कालसी है, तो उनके द्वारा भी यह सूचना दी गई है, जो जर्जरेट है, जहाँ पे भूस्खलन और मिट्टी आदि आते रहती है और रास्ता बंद हो जाता है, तो हमारे द्वारा सैया पे और कालसी थाने के पास लोगों को सूचित किया जा रहा है और ऊपर की ओर को, चक्रोता की ओर को यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बरकरार है, जिससे आम जन को बारिश के इस मौसम में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्मार्ट सिटी का दावा भी किया, लेकिन ये दावा बारिश में सरकार के कामों की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिस पर विपक्षी दलों ने सरकार से स्मार्ट सिटी में लगे जनता की करोड़ों रुपए की बंतर बांट करने का आरोप लगाया और साथ ही अधिकारियों की सरकार से मिली जुली जुगलबंदी, जनता के पैसे की बर्बादी जैसे गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं। यार ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनको जो बरसात से पहले जो रणनीति बनानी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि हमारी क्या योजनाएं होंगी, इसमें इन्होंने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। आज पूरा देहरादून जलमय हो चुका है, हर जगह पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कूड़े की गाड़ियां कई दिनों तक नहीं आ रही हैं, लोगों के घरों के सामने भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया। देखिए, जो पिछले 18 घंटे से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पिछले 18 घंटे से लगातार लोगों से फोन द्वारा वार्ता कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने अभी सुबह प्रातः 9 बजे सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करी है, जिसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितने विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए और जो आपदाओं के कारण, ये जो 18 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण कहीं अगर ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है, तो उस परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कार्य योजना कर रहे हैं जिलाधिकारी, उसका भी फीडबैक लिया है और सख्त निर्देश भी दिया है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जिले को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, उसके लिए लगातार कार्य योजना बनी रहनी चाहिए और लगातार सभी लोगों को उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। भारी बारिश के चलते कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में जहां बारिश है, वहीं गढ़वाल के चमोली जिले समेत 4 धाम यात्रा रूट पर भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में आने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल आप अपना कार्यक्रम निरस्त कर लें जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पिछले 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले और गाद गदीरे सहित ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और गंगा तेजी के साथ यहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। सारे घाट जो है जलमग्न हो चुके हैं। हमारे साथ जो कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुँचे थे, वो भी इससे वंचित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा स्नान करने आए थे, घाटों पर पानी है, परेशानी है स्नान करने में। पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसका असर जो है यहाँ हो रहा है।
लगातार ये बढ़ रहा है पानी जो है, और स्नान करने में हम लोगों को बहुत जो है कष्ट हो रहा है। आपने भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे? जी। पानी बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम नीता है। तो मैं कल से परेशान, मैं तो यहाँ से जाने का नीलकंठ की तैयारी थे पर नहीं जा पा रहे। अब वापस चले जाएंगे दिल्ली के लिए। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान तो कर लिया सर। घाट डूबे हुए हैं ऐसे? अरे डूबे की शाम को यहाँ आरती किया, हम बैठ के पूजा करे सबके साथ। पर अभी आए तो मतलब रात को गुजारे कैसे तैसे। अभी तो आए थे यहाँ तो भर गया पानी पूरा, नहाने में बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ से वापस घर जाएंगे? अब वापस चले जाएंगे दिल्ली। दर्शन नहीं करेंगे नीलकंठ महादेव? अब कैसे जाए, बच्चे 2 है 4, तो साथ में जाना मुश्किल हो रहा है, तो वापस ही जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आसमानी आफत से लोग भी परेशान हैं और घाट भी डूब चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे भगवान नीलकंठ महादेव के, उसके साथ ही यहाँ पर स्नान भी करना चाहते थे, लेकिन पहाड़ का जो पानी है वो लगातार तेज़ी से मैदानी क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में आज चर्चा में हिस्सा लेंगी। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मीनाक्षी घड़ियाल, प्रदेश महामंत्री हैं यूकेडी की ओर से। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष हैं यूएसएसएम की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों के साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रभा बंदूनी जी का रुख करते हैं। प्रभा जी, क्या कहना चाहेंगी? अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का कहर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो शहरी इलाकों में स्थिति है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। पूरी तरीके से सड़कों के गड्ढे लोगों के सामने मुसीबत लेकर आ गए हैं। आपकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन फिर भी मौसम की मार या मानसून की मार जो कह लीजिए हर एक इलाके में, क्या पहाड़ी और क्या मैदानी, सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो कुछ गलत नहीं उठा रहा है, सड़कों पर दरिया बह रहा है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना, जो बारिशें निश्चित तौर पर जगह जगह जिस प्रकार से लगातार हम पिछले 18 घंटों से देख रहे हैं बारिश चल रही है, तो परेशानियां आ रही हैं और वो सभी को आ रही हैं। वो चाहे आपका मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, हर जगह देखिए जब भी बारिश होगी या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो परेशानियों का सामना जनमानस को करना ही पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर परेशानियां आ रही हैं जो कुदरती तौर पर ये आ रही हैं, इसके लिए जो शासन की जिम्मेदारी है निश्चित तौर पर प्रशासन की, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी पहले से रखी हुई है। और जब ये अभी 1 हफ्ते पहले की मैं आपको बात बताना चाहूंगी, बारिश तो देखिए पिछले 2-3 दिनों से आ रही है। जो हमारे प्रशासन के स्तर पर देहरादून जिले में ही जो हमारे डीएम है, उन्होंने जो वाटर ड्रेनिंग का नया सिस्टम आया है, हमने देखिए न्यू टेक्नोलॉजी के जो बड़े हैवी पंप्स थे वो उन्होंने हर निगम वार्ड में उनको पार्षदों को दे दिए हैं कि अगर कहीं पर भी निश्चित तौर पर अगर इतनी लगातार बारिश हो रही है तो जल भराव की समस्या आ जाती है, तो नई नई मशीनें आ गई हैं, इक्विपमेंट हमारे पास हैं और वो उन्होंने सारे पार्षदों को दे दिए जितने भी हमारे देहरादून नगर निगम क्षेत्र में है। वो ये नहीं है कि 2 दिन में ही दिए हैं, ये पहले दिए जा चुके हैं। तो उसके लिए पूरी तैयारियां मैं कह सकती हूँ कि प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई हैं। और जो देखिए हमारे पहाड़ी क्षेत्र भी है या मैदानी क्षेत्र है, कई जगह हमने पहले देखा था बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति रहती थी। जैसे आप आईएसबीटी का देख लीजिए, वहां पर अब परमानेंट रूप से समाधान किया जा चुका है। तो देखिए आज आईएसबीटी पे आपको कहीं पे कोई ऐसी समस्या नहीं मिलेगी, कारगी चौक पर नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी देखिए गरिमा जी, जब लगातार इस प्रकार की बारिश होती है, मैं ये कहूंगी कहीं ना कहीं पे ये समस्या आती है, लेकिन उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, लगातार हम उनको देख रहे हैं, वो इसी मुद्दे पर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, उनके जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ वो वर्चुअल बैठक भी कर रहे हैं। जो आपके जिले देहरादून में ही है उनके साथ वो अभी बैठक कर चुके हैं और उन्होंने उनको क्लियर निर्देश दे दिए हैं कि कहीं पर भी प्रशासन की तरफ से कोई ढील नहीं होनी चाहिए। जहां पर जो सुविधाएं देनी है वो तुरंत दी जाएं। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी हर जगह अपनी जो तैनाती है, गश्त बढ़ा दी है कि जो नदी नाले उफान पर है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति जा रहा है उनको भी अलर्ट किया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर आपदा है, कुदरती आपदा है, लेकिन जो शासन और प्रशासन है उनकी पूरी तैयारियां हैं। और इसी का हम इंतजाम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के भी अगर हम क्षेत्र देख ले तो कहीं पर भी ऐसा, मेरे तो अभी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि किसी वार्ड में या किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई जल भराव हुआ हो या वहां पर अगर उनको कोई समस्या आई है तो तुरंत जो प्रशासन की तरफ से वहां पर तैयारियां की गई थी उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगी शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में भी हमें ऐसा लगेगा कि कहीं कोई दिक्कतें हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि कहीं पर किसी की भी कोई अधिकारी की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
और अगर कुछ भी ऐसी घटना संज्ञान में आती है तो उसका कड़े से कड़ा उसका मैं ये कहूंगी कि उसको लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई लापरवाही या कोताही ना बरती जाए, और किसी भी चीज का अगर जरूरत है तो उसको प्रशासन के समक्ष लाया जाए और इस चीज को जल्दी से जल्दी उसको निपटाया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर समस्या है, लेकिन उसका समाधान हमारे पास पूरा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, बड़ी बात ये कि प्रभा जी कह रही है भाई समाधान पूरा है, लेकिन ये समाधान दिया कब जाएगा? प्रदेश की जनता परेशान है, अलग अलग जगहों पर हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर, कई जगहों पर नदी किनारे बसे लोगों के सामने तो हाहाकार मचा हुआ है। समाधान है लेकिन मिल क्यों नहीं पा रहा है? क्या वजह है कि साल दर साल चीज़ें होती हैं, हर बार बढ़ती हैं, लेकिन इंतजामों में बढ़ोतरी शायद कभी देखने को नहीं मिलती? उत्तराखंड राज्य में पहाड़ के जो क्षेत्र है वहाँ पर और जो मैदान के क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग तरह की समस्या। पहाड़ों में पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां से पानी जब आता है तो उसकी गति बहुत तेज है और बहुत सारा मलबा, लकड़ी, पत्थर सब वो एक साथ बहा कर लाता है, सब वो एक साथ बहा कर लाता है। और उसके बाद ये देखने में आता है जो शहरी क्षेत्र है वहां पर नाले और जो उनके पानी के निकासी के इंतजाम है उस पर अतिक्रमण है। तो मैंने पहले भी कई बार आपकी डिबेट में चर्चा हुई कि जल भराव को लेकर अतिक्रमण जिम्मेदार है। एक सक्षम अधिकारी कोई भी आप लें और उसको पूरे अधिकार दे दें तो वो उसको पूरे अधिकार दे दे तो वो निश्चित रूप से सब काम करने में सक्षम है। एक किसी भी अधिकारी को दे दें, लेकिन संभाल इच्छा शक्ति का है। राजनीतिक दबाव में अतिक्रमणकारियों का पक्ष किया जाता है, अधिकारियों को मजबूर किया जाता है कि वो कोई कार्रवाई ना करें, वरना बजट भी हमारे पास है, सब कुछ है। और एक मैं आपको एक बात बताऊंगा गरिमा जी कि ये समस्या उत्तराखंड में नहीं है, पूरे देश में जहां पर भी आबादी है और वहां पर निकासी पर अंकुश है। मैं आपको बताऊंगा सबसे अधिक जल प्रबंधन, जल निकासी का प्रबंधन चेन्नई में था, लेकिन आपने देखा होगा 6-7 साल पहले पूरा चेन्नई शहर डूब गया था। उसके बाद चेन्नई नगर निगम ने वहां पर पानी के ड्रेनेज का, अंडर वाटर रिजर्व का और इन सब चीजों का निर्माण किया। इसकी जरूरत अब उत्तराखंड में बनाने की है। इसका 2 लाभ होंगे, एक तो आपके पास पानी रिजर्व होगा, दूसरा जितने भी UWR बनेंगे वो आपको उस समय पानी की व्यवस्था को पूरा करने का काम करेंगे जब आपको पानी की कमी होगी। ये 2-3 चीजें हैं। हम चाहे वो, मैं इसमें प्रभा जी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि प्रभा जी की पार्टी भी अभी उस मामले पर विचार करेगी, मुझे यकीन है। लेकिन अभी उत्तराखंड राज्य में हमें UWR पर, पानी के निकासी के प्रबंधन पर और नदियों के कंट्रोल करने पर, जहां से आते हैं, अभी आपको उदाहरण दूंगा, देहरादून से लेकर उत्तर प्रदेश के मोहन तक, देहरादून से स्टार्ट होता है जो आशारोड़ी चेक पोस्ट से, उस जो पहाड़ के जो रास्ता 20-25 किलोमीटर का था उस पर अभी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 करोड़ रुपए लगाकर जहां जहां पानी निकलने की, गधेरे निकलने की संभावनाएं थी वहां पर पुलियाएं बना दी। अब आप वहां से जाएंगे तो वहां कहीं पर भी आपको इस तरह की समस्या का समाधान मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये जो चीजें हैं ये सीखने की होती है और हर साल कुछ आपको नए पॉइंट मिलेंगे जहां से पानी की निकासी बाधित हो रही है या सड़क पर आ रही है या जान माल के लिए खतरा है, तो उनके कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। लेकिन जरूरत है कि प्रबंधक पर राजनीतिक दबाव जो अतिक्रमणकारियों के पक्ष में सरकार करती है वो सरकार उसको ना करे। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, महामंत्री यूकेडी की ओर से। मीनाक्षी जी, एक तरफ सरकार ने दावे किए थे स्मार्ट सिटी देने के, लेकिन दूसरी ओर एक सामान्य सिटी भी नहीं मिल पा रहा है और शहरों में ये स्थिति है। पहाड़ों की चर्चा तो हम अगर करने बैठे तो शायद समस्याओं का अंबार लग जाएगा, लेकिन जिन प्रदेशों को, जिन जगहों को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें सरकार की ओर से की गई थी वो सामान्य सी जगह भी नहीं बन पाई हैं, ऐसा क्यों आखिर? गरिमा जी, देखिए, जब बात उत्तराखंड की होती है तो हमने देखा कि चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, समस्याएं हैं, सब जगह हैं। तो अभी हमारी प्रवक्ता जो हैं भाजपा की, वो कह रही थी कि आसमानी आपदा है तो इस तरह की समस्याएं आती ही हैं। लेकिन एक बात ये गौर करने योग्य है कि इस प्रकार की समस्या ये कोई पहली बार नहीं है। हमारा जो राज्य है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर बार बरसात में यही स्थिति होती है। पहाड़ों पे देखें तो भूस्खलन और
जो गार्ड नाले हैं, गदेरे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं जो स्मार्ट सिटी की हम बात करें, क्योंकि अब हम इसको स्मार्ट सिटी कहने लगे हैं, तो स्मार्ट का अर्थ होता है कि जब हम स्मार्ट टीवी कहते हैं तो वो बहुत स्मार्टली वर्क करता है, बहुत नई टेक्नोलॉजीज उसमें यूज हो रही होती हैं। जब हम स्मार्टफोन कहते हैं तो स्मार्टफोन में भी नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। तो यही अपेक्षा हमारी थी कि देहरादून को जब हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए थी कि यहाँ पे इस प्रकार की समस्या आए नहीं, क्योंकि ये हर बरसातों की बात है कि यहाँ पे पानी का भराव होता है, लोगों को समस्याएं होती हैं। सड़कें जो हैं हमारी लगातार हम देखते हैं कि बनती हैं और फिर टूटती हैं, और इस बरसात में भी वही स्थिति हुई है कि हर सड़कों पे गड्ढे आपको मिलेंगे और वो गड्ढे भरे हुए मिलेंगे, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रखा है। तो ये किस प्रकार की स्मार्ट सिटी है, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन यही अगर हम भाजपा के लोगों से ये बात पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी, तो वो यहाँ पे हमें 100 गुण गिना देंगे। अभी बात आई थी कि हमारे पास इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि देहरादून की स्थिति इतनी बुरी है, जो हल्की सी बारिश में भी यहाँ तालाब बन जाते हैं और इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। अगर जब ये बात कर रहे हैं कि हमने सारे विकास कार्यों का जायजा लेने, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि सारे उन्होंने अधिकारियों को फोन किया है कि विकास कार्यों का जायजा लिया है, तो ये सोचिए कि उन्हें अब याद आ रहा है जायजा लेने का, जबकि ये चीजें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि देहरादून के अंदर क्या स्थिति हो रखी है। और ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायतें नहीं आई हैं, तो ये बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे पानी भराव हट जा रहा है, निकाल दे रहे हैं, हमने पार्षदों को बांट दिया है। तो इनकी तो आदत है कि ये एक छींक भी मारते हैं तो 50 न्यूज चैनल में इनकी खबर आ जाती है कि इन्होंने छींक मारी है। तो इस प्रकार की कहीं पे भी न्यूज मुझे नजर नहीं आई कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है इस पानी भराव को हटाने के लिए हो रही है। मैं आईएसबीटी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जीएमएस रोड पे रहती हूँ। जीएमएस रोड पे आज की तारीख में, जहाँ आज की बारिश में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि आज मेरी बेटी का, आज स्कूल की डीएम ने छुट्टी की, मेरी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए उसका कोई कंपटीशन था। मुझे इतनी समस्या हो गई कि पानी मतलब आधा आधा पानी भरा हुआ है। तो सोचिए कि क्या ये समस्याएं इन लोगों को क्यों नहीं दिखती हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। तो जो भाजपा की जो बातें हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे तो इन्होंने जनता को भी लूटा है और आज भी जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। अध्यक्ष यूएसएम की ओर से हमारे साथ में कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। जी जय हिंद गरिमा जी। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड है देवभूमि, ये भौगोलिक दृष्टि से ऐसे बना हुआ कि हर साल, कोई इस साल नई बात नहीं है कि इसमें कोई बड़ी आपदा आ गई, हर साल होता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं क्योंकि हमने यही जन्म लिया है। लेकिन उसके लिए सरकार चाहिए और उत्तराखंड के लोगों को या सरकारों को ऐसा तो नहीं है कि कोई अचानक से बहुत बड़ी आपदा आ गई है। भौगोलिक स्थितियों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता है कि हर साल यहाँ पर ऐसी चीजें होनी ही होनी है, पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों का भी। लोगों को पता होता है कि भाई सड़क नहीं बनी, पानी तो भरना ही भरना है और हर बार होना है, ये सब पता है और ये लोग देखते आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कब सीख लेंगे इससे कि हमें वास्तव में इसमें करना चाहिए। आप देखिए नदियों के किनारे जो गांव थे, अगर आप टाइम पे उनको शिफ्ट कर देते, आपको पता है कि 10-15 दिन में प्रॉब्लम आएगी, आप उनको टाइमली शिफ्ट कर देते और वहां पे जो है जितने मकान टूटे हैं, कितने लोगों की जिंदगी वहां पे बर्बाद हुई, तो कहीं ना कहीं आप उसको बचा सकते थे। साथ ही दूसरी बात है राहत कैंपों की बात। भाई आपको मालूम है कि ये सिचुएशन आएगी, कम से कम आप सुटेबल राहत कैंप बना देते उन लोगों के लिए। आखिर जो प्रकृति ने करना था वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? आप अगर टाइमली कोई एक्शन लेते तो उनको आप राहत कैंपों में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ तो सहायता कर सकते थे। वहां भी सरकार आपको नाकाम दिखती है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। 80 से अधिक लोग जो है इसमें जान गंवा चुके हैं, 100 से अधिक मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बचाव कार्यों में जो कमजोरियां, जो कमी देखी जा रही है, उससे लगता है कि सरकार कुछ भी न समझने को तैयार है न सीखने को तैयार है। यहाँ मुझे लगता है कि जो ये बचाव कार्य में सरकार को एक बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है, संसाधनों की कमी है और समन्वय का अभाव देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू टीम जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो होना चाहिए था वो कहीं भी धरातल पे दिखता ही नहीं है। अरे ठीक है,
प्रकृति ने आपके साथ दंड दे दिया, आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप इतने राहत कार्य आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको टाइमली राहत जो है राहत सामग्री पहुंचा दे, खाने के लिए, पानी के लिए, बिजली, इवन दूर दूर तक गांव ऐसे है बिजली पानी और नेटवर्क की कोई सुविधा है ही नहीं, तो लोगों से आप कनेक्ट कैसे होंगे? अपनी वो अगर समस्याएं हैं तो सरकार तक या जनता तक, किसी प्रशासन तक वो पहुंचाए कैसे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। और बावजूद सरकार इसके कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आखिर ये मल्लट्टू कब तक आप खिलाते रहेंगे? आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ गरिमा जी, मैं अभी गया था, पहाड़ों से मैं आ रहा हूँ, जो पुराने पिछले साल के भूस्खलन थे अभी तक वो रिपेयर नहीं हुए। जब आप पुराने उनको अभी तक रिपेयर नहीं कर पाए तो नए तो अभी नेचुरल है कि एक नेचुरल कैलामिटी जो है उसको आप रोक नहीं सकते, होना ही होना है। ठीक है कैलाश जी, हम आपकी बात को और विस्तार से आगे बढ़ाएंगे, अपनी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। उससे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा का वापस से रुख करेंगे, उससे पहले आपको सीधा मेरठ लेकर चलते हैं, जहां पर नवीन टाउनशिप परियोजना के चलते यहां पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री। तस्वीर आपको मेरठ से दिखाते हैं, क्या कुछ कहना वो भी सुनाते हैं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक विकास के कार्यक्रम के साथ आपके शहर को, आपके जनपद को प्रदेश और देश की राजधानी के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। क्या मेट्रो हो, क्या रैपिड रेल हो, क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए जब सरकार कार्य करती है तो उसके परिणाम भी आते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कार्य कर रही है।
मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी अपने अंतःकरण में देखने का और झांकने का प्रयास किया? जब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। याद करिए मालेगांव की घटना को, कैसे उस समय निर्दोष हिंदुओं को फंसा करके देश के शीर्ष राष्ट्रवादी नेतृत्व को फंसाने की कुत्सित चेष्टा होकर के देश के अंदर आतंकवाद का नग्न तांडव करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर रही थी। कैसे कांग्रेस बेशर्मी के साथ इस कार्य को कर रही थी। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गड्ढे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है, और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं किया था कि देश को आजादी मिले और आजादी के बाद हम जातीय सेनाएं खड़ी करके आपस में ही लड़ भिड़ करके फिर से देश को गुलामी की तरफ धकेले, दंगों की आग में झोंके, सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। ये उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ही आज प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के अभियान को, आत्मनिर्भरता के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। मेरठ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए गए लेकिन सामान्य सिटी तक देने की नौबत नहीं आ पाई है। और प्रभा जी की एक बात, या सिर्फ प्रभा जी को हम छोड़ दें, बाकी के भी लोग जानते हैं, हर कोई उत्तराखंड में रहने वाला या ना रहने वाला ये जानता है कि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी आपदा आ सकती है। मौसम की मार लोगों को हर साल झेलनी पड़ती है। क्या उस लिहाज से इंतजाम नहीं किए जा सकते? क्या पहाड़ी इलाकों को छोड़ दीजिए, मैदानी इलाकों में जहां सिर्फ थोड़ी सी जिम्मेदारियां निभानी है, सड़कों की मरम्मत करानी है, नालियों की सफाई करानी है बरसात से पहले, क्या वो भी संभव नहीं है? ऐसा कैसे? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे सिर्फ होते हैं। डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं और बावजूद इसके कुछ भी नहीं है। क्यों आखिर? गरिमा, देखिए, पहाड़ के मौसम के बारे में आपने बताया, बात ठीक है। अब मौसम
कभी भी बदलता है वो बात अलग है, लेकिन ये बरसात है। बरसात में हर साल जब भी बारिश ज्यादा होती है तो बहुत सारी दुश्वारियां सामने आती हैं। वो चाहे लैंडस्लाइड की घटना हो या सड़कें टूटने की घटना हो, पुलों के बह जाने की घटना हो, नेटवर्क नहीं मिलता, बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है। ये तमाम चीजें हैं और इनसे वो पहाड़ के लोग अभ्यस्त हैं दो चार होने के लिए। ये मैदानी पहाड़ में देखिए, पहाड़ जो हमारे उत्तराखंड के 13 में से 9 जिले हैं, 9 जिले विशुद्ध पहाड़ी जिले हैं। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें से 2 जिले तो पूरी तरह मैदानी है। हम बात करें हरिद्वार की, उधम सिंह नगर की, और 2 जिले आंशिक मैदानी हैं, देहरादून और नैनीताल। और जब भी पहाड़ में बारिश होती है तो निश्चित तौर पर वो सारा का सारा पानी मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ लेता है। लेकिन होता क्या है कि मैदान में वो जो नालियां हैं, सीवर है, उनकी सफाई ना होने से होता क्या है, वो कूड़ा उन नालियों में अटक जाता है। वो जो जहां ह्यूम पाइप डाल के पुलिया बना रखी होती है उनमें अटक जाता है, जिसके कारण फिर वो कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर बहता है और उसके बाद वो सड़क को भी खराब करता है। ये तमाम चीजें हैं। दूसरी चीज, आपने स्मार्ट सिटी की बात बताई। निश्चित तौर पर देखिए, थोड़े दिन पहले जब बरसात शुरू हो रही थी तो ये लग रहा था कि हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बरसात का वेग बढ़ा वो हालत की पोल खुल गई। वो तमाम जगह जहां गलियों में सीवर लाइन के लिए सड़कें खोदी थी, वो लगता है विभाग सड़क खोद कर बनाना भूल गया, तो वहां कीचड़ और पानी इकट्ठा हो गया। सड़कों में भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे निश्चित तौर पर ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत होती है। और ये स्थितियां आ रही है। अब कितना भी दावा कर ले आप, कितने भी आधुनिक पंप लगा लें, अरे भाई जब लगातार बारिश होगी, अभी बात आई कि लगातार कल शाम से बारिश हो रही है और अब तक बारिश रुकी नहीं है, तो जब इतनी बारिश होगी तो आप कितनी भी आधुनिक उपाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपकी व्यवस्था सुचारू नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। नालियां साफ नहीं थी, या ये कह लीजिए जहां आपने पुलिया बनाई, ह्यूम पाइप डाले, तो वो ह्यूम पाइप के अंदर पानी, वो कूड़ा इकट्ठा हो गया। कूड़ा इकट्ठा होने से पानी की रुकावट आ गई जो इधर उधर फैल रहा है और जगह को तबाह कर रहा है। अभी कर्नल साहब ने बताया 100 से ज्यादा मकान गिर गए। मैं मानता हूँ इस चीज को। कई जगह जो आपने जो विजुअल दिखाया उसमें भी ये दिख रहा है, कई वाहन क्षतिग्रस्त है। और एक जगह तो हमें सूचना मिली कि बोल्डर गिरा तो 2 लोग मर गए एक जीप में। कई जगह लोग फंस गए नदियों के अंदर। वो सारी चीजें हैं। अब कितना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब यहाँ तैनात है, पुलिस तैनात है, लोकल प्रशासन तैनात है। उन लोगों को पहले ही मीटिंग करके सचेत कर दिया गया था कि इस बार, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले कह दिया था कि बारिश ज्यादा होगी और ज्यादा हो रही है, और अभी 3 दिन का और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 3 दिन लगातार बारिश चलेगी। तो इन सारी परिस्थितियों को देख के आप कितने भी इंतजाम कर लें, वो नाकाफी साबित होंगे। निश्चित तौर पर आपकी जगह जगह आपकी टीमें लगी है, मानते हैं, वो काम भी कर रही है। जगह जगह हमारे पास विजुअल आ रहे हैं कैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लोगों की सहायता कर रही है, निकाल रही है पानी से, या वो जो वाहन फंस रहे हैं उन्हें निकाल रही है। कई जगह पशु फंस रहे हैं, वो निकाले जा रहे हैं। तो ये तमाम विजुअल हमारे पास आ रहे हैं। तो लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है, और देखिए आपदा को आप कहीं बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऐसा तो है नहीं कि बिजली के स्विच की तरह ऑन ऑफ कर दें आप, तो ऑन करें तो आ जाएगी और नहीं तो चली जाएगी। आपदा तो आपदा है। अब तक व्यवस्था नहीं होती कि आपदा के पूर्व अनुमान के अनुसार टेक्नोलॉजी यहाँ लगाई जाए, तब तक ये स्थितियां हर साल आएंगी। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रभा जी का रुख करेंगे। प्रभा जी, अभी अरुण जी के जवाब को आपने सुना, बाकी आपके जो बाकी दलों के प्रवक्ता हैं उनको भी सुन लिया होगा। देखिए, आपदा प्रभावित प्रदेश है, ये सबको पता है और शुरुआत से पता है, प्रदेश अलग भी नहीं हुआ था तब से पता है। क्या उस लिहाज से इंतजाम नहीं हो सकते? सरकार ने क्या नहीं कहा? स्मार्ट सिटी के नाम पर अब क्या कुछ हो गया है? एक एक सड़क को 4-4 बार खोदा गया है, वहां पर एक एक काम हर बार अलग अलग बार किया गया। क्यों आखिर ऐसा होता है? ये काम जनता के पैसे से ही होता है ना, टैक्स से ही तो होता है सारा काम।
कोई प्लान नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई काम नहीं, ऐसा क्यों? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, ये कह देना अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात लूंगी, स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगी ये बहुत ही मेरे को आश्चर्यजनक। नहीं तो वो दिखना भी चाहिए ना, काम होता है, अगर होता हो तो दिखे। मैं ये कहूँ नहीं, देखिए अगर स्मार्ट सिटी की भी बात करें तो क्या आज आपको देहरादून में जो मल्टी, अगर आप पार्किंग की बात कर ले, जगह जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है, बहुत जगह हमने देखे हैं। कई जगह हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें पता है कि नियमित रूप से भीड़ भाड़ की जगह रहती है, वहां पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। इसी प्रकार जहां जहां हमें लग रहा है कि लोगों का आना जाना निश्चित तौर पर निरंतर बना रहता है, वो मार्केट का अगर हम जगह देख लें, सब्जी मंडी हो, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से अतिक्रमण को हटाने के लिए भी लगातार ये कार्य चल रहे हैं। उनमें कहीं पर कोई ये नहीं है कि वो उस समय शुरू किया गया था एक वक्त में और आज वो बंद कर दिया गया है। तो अतिक्रमण के लिए तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनकी मुहिम है वो निरंतर जारी है, उसमें कहीं कोई मैं ये कहूंगी बाधा नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन ये जो चीजें आ रही है, अगर हम बार बार स्मार्ट सिटी कह रहे हैं कि उसके नाम पे कुछ काम नहीं हुआ, तो मैं कहूंगी ये भी अपने में बहुत गलत बात होगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे जब अगर ये जितने भी गए हमारे नए जो पार्षद, नगर निगम जो हमारा नया बोर्ड गठित हुआ है, उसके बाद से हमने देखा है कि जितने भी हमारे नए पार्क बने हैं, अगर वहां पे लाइट लगाने की हम बात कर ले और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है और जिस प्रकार से ये भी कहा गया है कि जो आपके अधूरे काम है, चाहे वो एडीबी के द्वारा किए जा रहे हो या कोई बाहर से कंपनी आ रही है, उनको ये कहा गया है कि उस समय सीमा में आपको वो काम करना पड़ेगा। वो जो पिछला टेन्योर था वो गया, उसको जो काम है, अब नई कंपनी को जो टेंडर दे दिया गया है कूड़ा उठाने का भी, वो नई कंपनी आ रही है। और जिन जगहों से मैं ये भी मान रही हूँ कि अगर शिकायतें आ रही हैं, तो जो हमारा नया प्रशासन है, निगम बोर्ड है, वो उनको संज्ञान में भी ले रहा है और उनको चेतावनी दी जा रही है। और मुझे लग रहा है कि समय समय पर हमने आप ही की डिबेट के माध्यम में ये भी कहा है कि आज ये वाला काम प्रशासन के माध्यम से हुआ है, ये मेयर ने किया है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन समस्याओं को समय समय पर उनको दूर किया जा रहा है। तो एकदम से ये नकार देना कि केवल जल भराव दिखाई दे रहा है, वहां पे जल भराव अगर दिखाई दे रहा है विपक्ष को, तो जहां पर नहीं दिखाई दे रहा है वो भी बताइए कि वहां पर पहले हुआ करता था जब हम जाते थे, लेकिन आज वहां पर बिल्कुल सही है, तो उसकी तर्ज पे यहाँ पर भी ठीक हो जाना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो तब ये लगता है कि जो ये नहीं, जल आप देहरादून में निकल जाइए और मुख्य मार्गों पर निकल जाइए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, तो कोई तर्क बचता नहीं है। ठीक है, कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते फिर आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी मैं आती हूँ आपके पास। कैलाश जी आप अपनी बात रखिए प्लीज गरिमा जी, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया जी, तो मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मैंने उंगली खड़ी हाँ, करी। बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे स्मार्ट सिटी की जो बात आई, मैं अभी उत्तरांचल प्रेस क्लब से आ रहा था, एक प्रोग्राम वहां पे था। वापस आने में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप जो है ना नदी के बीच में गाड़ी चला रही है, मतलब ये बुरी हालत है। टाइमली अगर इन लोगों ने नालियों को डिसिल्टिंग कर दिया होता, उनकी सफाई कर दी होती, जैसे हमारे उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया, तो जब आम आदमी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये सरकार क्यों ऑब्जर्व नहीं कर रही कि ये टाइमली एक्शन जो होना चाहिए। हम सेना में थे तो हमें पता है कि हॉस्पिटल में मैंने 38 साल नौकरी की आर्मी के अस्पताल में, हमें मालूम था कि ये बरसात शुरू होने वाली है, इस समय ये काम करना है, बरसात के बाद ये काम होना है। ये प्लानिंग तो नेचुरल हर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। लेकिन अगर जितना भी जल भराव ये हो रहा है, इन्होंने डिसिल्टिंग करी नहीं है नालियों की। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ अवैध खनन, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, नलौटा नदी मेरे बगल में, वहां पे आप देखेंगे इतनी बुरी तरह से अवैध खनन है कि जो पहाड़ी इलाका है अब वो नीचे से पूरी तरह से कट रहा है। और मुझे लगता है धीरे धीरे इसी प्रकार वो नदी जो एक नाला थी वो बहुत बड़ी नदी लेके और बहुत बड़ा भूस्खलन का कारण बनेगी। सरकार सब जानते हुए आंखें बंद करके बैठी हुई है, इसलिए हमें दुख होता है। आप देखिए हरिद्वार रोड पे देखिए, बहुत बड़ा डंपिंग पॉइंट वहां पे है, वहां तेज बारिश के कारण सारी गंदगी बह करके रोड पे आ रही है। आखिर सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। अगर हम उनके लिए बोलते हैं कि प्लीज, हम बोलते हैं जहां अच्छा काम कर रहे हैं अच्छी बात है, क्या हम आपके गुणगान करते रहे? हम इसलिए तो बैठे हैं आपको जगाने के लिए कि आप अच्छे काम करिए। हम अथवा जो कमियां आपकी बताएंगे, आपका ध्यान वहां आकर्षित करना हमारा काम है, पर आप कहीं जागने को तैयार नहीं है। मैं देखिए अभी एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो अभी आपदा है, आपदा के लिए फंड तो आया होगा, जमीनी स्तर पे वो फंड कितना यूटिलाइज हो रहा है क्या आप बता सकते हैं? आपने इससे पहले कहीं मॉक ड्रिल करी थी कि ये सिचुएशन आने वाली है, ऑरेंज अलर्ट होने वाला है?
आपदा की जो है पूरी गुंजाइश थी, तो उससे पहले कोई मॉक ड्रिल किसी क्षेत्र में की थी आपने? तैयारियां होती है, हम फौज में मॉक ड्रिल करते थे कि अभी मेडिकल की इमरजेंसी होगी तो क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लगेगी तो क्या करना पड़ेगा। सिंदूर के टाइम पे आप 10-12 वो मॉक ड्रिल कर रहे थे, आपने किया कहीं पे? राहत शिविर में आप गए, कितने लोग वहां पे, कितनी अच्छी सुविधा वहां पे आप देख रहे हैं। पीड़ितों को आप हेलीकॉप्टर से दवाइयां राशन तो बंटवा सकते थे, लेकिन आप चुपचाप बैठे। अगर आप कुछ बोल तो सुनने को आप तैयार नहीं है। देखिए, हर साल बादल बरसते हैं और हर साल जो है उत्तराखंड की मासूम जनता त्रस्त होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जनता की पीड़ा आपको अस्थायी लगती है, जो जनता की पीड़ा है वो अस्थायी है, और सरकार की जो सक्रियता है वो बिल्कुल अस्थायी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, और इतना मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज आगे के लिए जरूर से कीजिए। ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे थे। मैं प्रभाजी की बात पर केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी बार भी किसी भी समस्या पर डिबेट हुई है, लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने इनको जवाब जो है ना छाप के देना चाहिए। एक ही बात देखने के लिए मिलेगी कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है, मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस कर दिया। अमूमन आशीष जी की बातों से मैं बहुत कम सहमत होती हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, कि बस दे दिए निर्देश। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, उनके साथ सैकड़ों विभाग हैं, विभिन्न अधिकारी हैं, उनको पता होता है कि क्या होना है। या तो आप सरकार चलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर सरकार चलाने में जब आपको मालूम नहीं है क्या होना है, यानी जब आप जनवरी में मीटिंग करते हैं कि हम बरसात के पहले की तैयारी करेंगे, तो बरसात आने पर आप खुश हो जाते हैं। आपको चुनाव कराने तो चुनाव समय पे हुए नहीं। स्मार्ट सिटी की बात इसलिए कही कि एक वेबसाइट बनी है देहरादून स्मार्ट सिटी, रजिस्ट्रेशन कराने होंगे तो देहरादून स्मार्ट सिटी में जाओ। पूरा हिंदुस्तान जब हमसे पूछता है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, हम कहेंगे देहरादून स्मार्ट सिटी में, और स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं ये कहते हैं नहीं नहीं उसमें बात नहीं करनी है, उसमें कोई बात नहीं होगी। तो देखिए, बार बार आप अगर चुनाव जीतने को ये आधार मान रहे हैं कि चुनाव जीत गए, आपकी 57 और 47 विधायकों की सरकार बन गई, तो हमारा कहना है 47 छोड़िए, पूरे 70 विधायक ले लीजिए, तब भी आपकी सरकार विफल है, क्योंकि आप लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को समझते नहीं। ठीक है, ना ही आपके पार्टी में ये कल्चर है। ठीक है मीना, ठीक है सर, वक्त का मैं थोड़ा सा जल्दी से सबका रिएक्शन लेते हैं। मीनाक्षी जी, क्या वाकई ऐसा है? तो ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? और दूसरा, हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जनता विश्वास इन पर बार बार दिखा रही है, क्यों आखिर, जब चीजें सुधरने का नाम नहीं ले रही? हालांकि छोटे चुनावों में जिन चुनावों में खासतौर पर लोग अपने कामों को आसपास के देखकर वोट देते हैं, वहां पर इनको जरूर सबक मिलता है। देखिए गरिमा जी, सबक मिलना इनको शुरू हो गया है। आखिर जनता भी कब तक जुमलेबाजी पे विश्वास करेगी? तो अब आने वाले समय में भी इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है। और अभी प्रभा जी बोल रही थी, 2-3 हमें काम गिनवा रही थी कि मल्टी पार्किंग हमने बनाया है, तो ये इस तरह की बात करते हैं जैसे कि ये एनजीओ होंगे। जैसे एनजीओ का एक क्षेत्र होता है ना कि हमने यहाँ ये किया वहां किया, तो अरे हाँ। आप सरकार में हैं, आपको पूरे प्रदेश का जो है स्थिति को सुधारना है। आपको सिर्फ 1 या 2 जगह पे आप मल्टी पार्किंग करके आपके पास वो लिस्ट नहीं आ जाता है कि आप अपने सरकार के काम गिनाना या उनके गाना गाना शुरू कर दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे समस्या जगह जगह पे, गली कूचों पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करना आपका ही काम है। आप एनजीओ नहीं है कि 1-2 जगह पे आपने काम गिनाए और हो गया। बिल्कुल ठीक है। जल्दी से अरुण जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर 1-2 जगह पर आप काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको तालियां मिल जाएं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। जो तस्वीरें सामने आती हैं सर, कई जगहों पर बहुत नुकसान होता है। हमने पहाड़ी इलाकों पर तो चर्चा ही नहीं की। अगर पहाड़ी इलाकों की स्थितियों या नदियों के किनारे के बसी बस्तियों के बारे में चिंता जाहिर करने लग जाएं, तो शायद शब्दों की कमी पड़ जाएगी। अरुण जी गरिमा, देखिए जो शहरों की स्थिति हम कह रहे हैं, वहाँ छोटी सरकार काम करती है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम। हम देहरादून की बार बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि देहरादून राजधानी है, देहरादून पूरे प्रदेश का आईना है, तो इसलिए हम देहरादून की बात करते हैं। और देहरादून में अगर दिक्कतें होंगी, जो राजधानी में दिक्कत है, जहाँ सारे तमाम सरकार बैठी है, सारे नौकरशाह बैठे हैं, और उनका रोज उन सड़कों से निकलना गुजरना होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर स्थितियां वैसी है, तो ये लगता है कि या तो वो आंख में पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, कान में रूज डालकर घूम रहे हैं, इनको कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। आज इसलिए ये बात उठ रही है। जब मैं नदी किनारे की बात करते हैं, मैं हमेशा विरोध में होता हूँ कि वहां अतिक्रमण होता है, इसीलिए उनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए।
भले ही उसका मानवीय पहलू दूसरा है कि आखिर वो भी इंसान है, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ होना चाहिए। अब आप देख लेकिन लीजिए, उस दौरान भी तो सरकार को एक्टिव होना चाहिए ना। वो कैसे हो रहा है? उस दौरान संरक्षण क्यों दिया जाता है? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आपने सड़कों के किनारे जगह जगह फुटपाथ बना दिए, टाइल्स बिछा दी, लेकिन वो फुटपाथ किसके काम आ रहे हैं? पैदल चलने वालों के आ रहे हैं, या वो जिन्होंने वहां पोंछे लगा दिए, स्कूटर खड़े कर दिए, गाड़ी खड़ी कर दी, तमाम जगह फुटपाथ का वही हाल है, अतिक्रमण है उसके ऊपर, वो मानवीय अतिक्रमण है। ठीक है, नहीं बिल्कुल। देखिए प्रभा जी, उम्मीद ये है कि चीजें बेहतर होंगी और लोगों को राहत मिलेगी कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से कम हालांकि आश्वासन आप बिना कहे भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम हर बार कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं कि स्थितियां बेहतर हो। प्रभा जी। जी बिल्कुल गरिमा जी, देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीजें बताई हैं और विपक्ष है उसका काम है विरोध करना, लेकिन ठीक है, वो भी मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से भी जितनी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस ठीक है, चलिए। नहीं देखिए, कोई भी समस्या आती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रवक्ताओं का यही कहना होता है कि संज्ञान में ले लिया गया है, हम बेहतर चीजें करेंगे, लेकिन समस्या के बाद अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर कैसे चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो पाएंगी। आपको चाहिए कि समस्या आने से पहले ही आपको उस हद तक की तैयारी रखनी चाहिए कि आपके प्रदेश के लोगों के सामने इस तरीके के संकट ना खड़े हो। उम्मीद यही है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आधी अधूरी तैयारी जिसके चलते बड़ी समस्याएं लोगों को करनी पड़ रही हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं, दूसरी ओर अलग अलग जगहों पर शहरों में भी खराब सड़कों के चलते लोगों के सामने बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। ना तो सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, ना ही नालों की सफाई कराई जा रही है, जिसके चलते आम जनता परेशानी झेल रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का